बच्चों, हमारा आज का अध्ययन विषय कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का दूसरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन है, जिसका सार मैं मीनाक्षी धीमान यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इससे पहले इसका सार समझें। कृष्णा सोबती जी के जीवन के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। हिंदी कथा साहित्य में सोबती जी की विशिष्ट पहचान है। वे मानते हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। मियाँ नसीरुद्दीन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया शब्द चित्र है। बच्चों, शब्द चित्र से आप क्या समझते हैं? शब्द चित्र से अभिप्राय है शब्दों के माध्यम से या शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के चित्र को या उसके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक चित्र को बनाने के लिए हमें कलम की या रंगों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक शब्द चित्र के लिए हमें शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन दिया जाता है जिसके द्वारा पाठकों के सामने या उनके मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है। इसे ही शब्द चित्र कहते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जो कि कृष्णा सोबती जी के हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और साथ ही वे किसी भी कार्य को करके सीखने को ही असली हुनर मानते हैं। पाठ की शुरुआत में लेखिका बताती हैं, लेखिका स्वयं कृष्णा सोबती जी अपनी बात कर रही हैं। वे कहते हैं, जब वे एक दिन दोपहर के वक्त जामा मस्जिद के आड़ा पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ से गुजरती हैं तो वहां एक अंधेरी व छोटी सी दुकान पर आटे का ढेर संता देखकर रुक जाती हैं। वे सोचती हैं कि शायद दुकान में सेवइयां बनने की तैयारी चल रही है, मगर पूछने पर पता चलता है कि यह दुकान तो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की है। नानबाई कौन होते हैं? जो कि विभिन्न प्रकार की तंदूरी रोटी बनाने में निपुण होते हैं। तो पूछने पर उन्हें पता चलता है कि यह दुकान मियाँ नसीरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार के नान बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका जब दुकान के अंदर झांकती हैं तो देखती हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई में बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनका जो चेहरा है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत सी मौसमों की मार उस पर पड़ी है, अर्थात वे काफी उम्र के लग रहे हैं। आंखों में काइयां अर्थात झाइयां आ गई हैं। भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। पेशानी अर्थात उनकी भौहें, जो उनका चेहरा है उस पर एक मंजा हुआ कारीगर यानी उनकी निपुणता उनके चेहरे पर साफ दिखलाई दे रही है। लेखिका को ग्राहक समझकर मियाँ नसीरुद्दीन उनकी तरफ देखकर पूछते हैं, फरमाइए। लेखिका थोड़ा झिझक जाती हैं। वे फिर कहती हैं कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। लेखिका के इस प्रकार से सवाल पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन उनकी तरफ किसी पंच हजारी अर्थात 5000 सैनिकों के सेनापति की तरह
अकड़ कर देखते हैं और सिर हिलाते हुए कहते हैं, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। मियाँ नसीरुद्दीन उनको बोलते हैं कि कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं, क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका के मना करने पर मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, खैर आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। इस पर लेखिका पूछती हैं कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की अर्थात इतने प्रकार की रोटी पकाने का इल्म अर्थात हुनर आपने कहाँ से हासिल किया है। लेखिका द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ा उखड़ कर कहते हैं कि रोटियां बनाने का हुनर हमने कहीं से नहीं सीखा है, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हमने जो भी सीखा अपने पिता और दादा से सीखा और उनकी मृत्यु के बाद हम दुकान में बैठने लगे। लेखिका आगे पूछती हैं, आपके वालिद, वालिद अर्थात पिता। तो उनके द्वारा ये प्रश्न किए जाने पर मियाँ नसीरुद्दीन के आंखों के सामने जैसे उनके पिता और उनके दादा का चेहरा जिंदा हो जाता है और वे कहते हैं, हाँ मेरे पिता यानी मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़हिया वाले और उनके वालिद अर्थात उनके पिता यानी हमारे दादा साहिब आला नानबाई मियाँ कलन, जो कि विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने के लिए बहुत मशहूर थे। इसके आगे लेखिका उनसे पूछती है कि क्या आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है। तो इस पर मियाँ नसीरुद्दीन जवाब देते हैं कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वो अपनी इस बात को एक उदाहरण के जरिए लेखिका को समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि जब बच्चा उस्ताद के साथ पढ़ने बैठता है तो वह उस्ताद की कही हुई बातों को दोहराता रहता है, मगर थोड़ी सी गलती होने पर उस्ताद की मार भी खाता है और इस तरह वह धीरे धीरे चीजों को सही तरीके से सीखता चला जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि एक दूसरी तरह की पढ़ाई भी होती है। लेखिका के यह पूछने पर कि ये दूसरी तरह की पढ़ाई कैसी होती है, तब मियाँ नसीरुद्दीन थोड़े दार्शनिक अंदाज में बताते हुए कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का मदरसे में, मदरसा अर्थात विद्यालय, मदरसे में जाकर सीधे तीसरी कक्षा में दाखिला करा दिया जाए तो वह बच्चा पहली व दूसरी कक्षा की शिक्षा कैसे हासिल करेगा। उसे तो पहली और दूसरी कक्षा का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो सीधा तीसरी कक्षा में वह क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। पहली व दूसरी कक्षाओं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे उन कक्षाओं में बैठकर पढ़ना आवश्यक है। इसी तरह मैंने भी नान अर्थात रोटियां बनाने से पहले शुरुआत में बर्तन धोना, भट्टी जलाना आदि कार्य सीखे, फिर नानबाई बनने का हुनर सीखा। वो कहते हैं कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ पर तालीम की तालीम से अभिप्राय है कि किसी हुनर को सीखने के लिए जाने वाला प्रशिक्षण और उस प्रशिक्षण के दौरान कैसे शिक्षा प्राप्त हुई, उसी का अर्थ है तालीम की तालीम। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक व शिक्षा दोनों गुणवत्तापूर्ण होंगे तो प्रशिक्षण भी अच्छा होगा। यदि आप किसी अध्यापक से, किसी शिक्षक से सीखेंगे और वह आपको कुछ अच्छा सिखाएगा तो आपका प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों ही काबिल होंगे। इसके बाद लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से शहर के और नानबाइयों के बारे में जिक्र करते हुए कहती हैं कि क्या यहाँ और भी नानबाई हैं।
तो मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ा घूर कर उन लेखिका की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बहुतेरे पर खानदानी नहीं है, अर्थात हमारे जैसा खानदानी केवल हम हैं। फिर मियाँ नसीरुद्दीन अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि एक बार हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत पूछते हैं कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? तो वे कहते हैं हुक्म कीजिए जहाँ बना। तो बादशाह सलामत फरमाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो लेखिका बहुत उत्सुक हो जाती है उत्तर जानने के लिए। वे पूछते हैं क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? तो मियाँ नसीरुद्दीन जवाब देते हैं कि क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लेखिका को ऐसा लगता है मानो उनका यहाँ पर आना कुछ रंग लाया और वे बेसब्री से मियाँ से पूछती हैं कि वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ रही होगी। इस पर मियाँ नसीरुद्दीन उस पकवान का नाम बताने पर थोड़ा आनाकानी करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो हम नहीं बताएंगे, मगर बड़े गर्व के साथ ये जरूर बताते हैं कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। ये कहावत कब बनाई गई होगी ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये कहावत हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर बिल्कुल खरी उतरती है। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से अगला सवाल करती हैं कि अभी ये जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। शाही बावर्ची खाना अर्थात किसी बादशाह के यहाँ शाही खानसामे का काम किया था। अब इस प्रश्न पर मियाँ नसीरुद्दीन जवाब देने की बजाय उसे टालना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं ये बात तो पहले ही हो चुकी है ना। लेखिका के कहने पर वे कहते हैं कि लेखिका कहती है कि यदि वे बता देते कि उन्होंने किस बादशाह के यहाँ पर काम किया है तो वह वक्त से वक्त मिला लेती। यहाँ वक्त से वक्त मिलाने का मतलब है कि अगर उन्हें बादशाह का नाम पता चल जाता कि उनके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ काम किया है तो वह आसानी से ये पता कर सकती थी कि कौन से वर्ष में उनके बुजुर्गों ने बादशाह के यहाँ काम किया होगा। इस प्रश्न का जवाब तो जरा चिढ़कर ही वो देते हैं और कहते हैं कि वक्त को वक्त से किसी ने मिलाया है आज तक? खैर, उस बादशाह का नाम था जहांपना बादशाह सलामत। लेखिका के ये कहने पर कि कहीं वो बादशाह बहादुर शाह जफर तो नहीं थे, इस पर मियाँ थोड़ा खींच जाते हैं और कहते हैं कि लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। आपको कौन सा उनके नाम चिट्ठी भेजनी है जो एकदम सही पता चाहिए। इसके बाद वो अपने कारीगर को आवाज लगाते हैं और लेखिका के ये पूछने पर कि क्या ये आपके शागिर्द हैं। लेखिका के ये पूछने पर कि क्या ये आपके शागिर्द हैं, वे जवाब देते हैं कि नहीं, ये उनके कारीगर हैं जिनको वो 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा गूंदने के देते हैं। लेखिका ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से ये जानना चाहा कि वो कितने प्रकार की रोटी बनाते हैं, इसके जवाब में वो कई प्रकार की रोटियों के नाम बताते हैं, जैसे बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि। और फिर तेवर चढ़ाकर जरा घूर कर कहते हैं तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन अर्थात पतली। किसी दिन खिलाएंगे आपको। और एकाएक मियाँ नसीरुद्दीन की आंखों के आगे कुछ कौंध जाता है और वे एक लंबी सांस भरते हुए कहते हैं किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वो जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, अर्थात
यहाँ वे पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि कभी लोग उनकी रोटियों के कद्रदान हुआ करते थे, अब वो बात नहीं रही। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ मियां नसीरुद्दीन। आशा है कि आप इसको भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।